नमस्कार, सुबह की बात सुनो सरकार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस खास बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे लालू प्रसाद के 74वें जन्मदिन को लेकर। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं आज पूरे बिहार में। हालांकि लालू प्रसाद खुद दिल्ली हैं और मीसा भारती के आवास पर उनका जन्मदिन मनाया गया। इसके अलावा भी कई और खबरें हैं। हाजीपुर बैंक लूट में पुलिस को महत्वपूर्ण लीड मिली है। उसके अलावा मानसून दस्तक दे दिया और जो मौसम विभाग का फोरकास्ट था कि बिहार के कई जिलों में वज्रपात की संभावना है। पटना से एक बुरी खबर भी आई है और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा सीतामढ़ी और कुछ और खबरें हैं जिन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत पहले हम लालू प्रसाद जी के 74वें जन्मदिन के मौके पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उससे करते हैं। जी हाँ, तू जियो हजारों साल। लालू यादव के राजनीतिक जीवन पर को लेकर जो भी प्रतिक्रियाएं सामने आए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो युग युगांतर तक याद रखी जा सकती है। इस देश में बहुत कम ऐसे पॉपुलर लीडर हुए हैं जिनको जानने और सुनने के लिए देश की जनता कहीं भी किसी भी समय पहुंचने को तैयार रहती है। बहुत कम ऐसे शख्सियत है। उन्हीं शख्सियतों में एक लालू प्रसाद यादव भी है जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने के, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामले में वो जेल में सजा हफ्ता है, जेल में भी वो बंद रहे, फिर भी उनके सामाजिक न्याय को लेकर जो उनकी लड़ाई रही है या सामाजिक न्याय को लेकर उनकी जो प्रतिबद्धता रही है या धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो इनकी प्रतिबद्धता रही है वो युगों युगों तक याद किया जा सकता है। चलिए, इनके जन्मदिन के मौके पर पूरे बिहार और में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जरा आप भी देखिए अलग अलग जिलों में किस तरीके से लालू प्रसाद जी की जयंती बनाई गई है। अलग अलग तस्वीर है। पटना, कटिहार, समस्तीपुर, अलग अलग जगहों से आप देख रहे हैं कि लालू जी के जन्मदिन के मौके पर अलग अंदाज में, हालांकि लालू जी आज पटना में नहीं हैं, फिर भी एक अंदाज है उनके समर्थकों में भी उनके जन्मदिन मनाने को लेकर। तो आप देख रहे हैं अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से लालू जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जरा सुनिए इस मौके पर क्या कह रहे हैं आरजेडी और लालू प्रसाद के समर्थक। की बेल हो गई है, इस पर और खुश हैं और बिहार में आएंगे। कहाँ से आप आ रहे हैं? महुआ से आ रहे हैं। महुआ से इसी तरह आप आ गए? हाँ, इसी तरह। कहीं पे प्रशासन ने रोका नहीं है क्या? प्रशासन रोका, उनके आत्महत्या करेंगे भाई, हम गेट तक जाएंगे करजाले। आत्महत्या करेंगे मगर फिर भी जाएंगे यहाँ मैसेज देने आए हैं कि हम अपनी बाबा को कि हम जन्मदिन पर आपको आए हैं, आपको बेल हुआ है, उस खुशी है। लेकिन आप मास्क नहीं लगाए, कोरोना से डर नहीं लगता है? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। हमारा बड़ बीमारी होने वाला। देश की सेवा किया है, राज्य की सेवा किया है और ऐसे ऐसे अपने समय में कीर्ति किए हैं कि इस देश के लोग, इस बिहार के लोग लालू यादव को भुला नहीं सकते हैं। उनके 74 वर्ष होने पर राष्ट्रीय जनता दल परिवार और पूरे बिहार में उनकी जयंती मनाई जा रही है। माननीय लालू यादव का 74वां जन्मदिन है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है। चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के खाना खिलाया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल द्वारा और कामना किया जा रहा है कि हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी का उम्र लंबी हो और सेहतमंद हो। आज गोपालगंज भी मेरे आवास पर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता और कार्यकर्ता की मौजूदगी में सैकड़ों गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। जो उनको मानने वाले, प्यार करने वाले लोग हैं, उनके साथ मिलकर हमने जन्मदिन
तो लालू जी हमेशा कहते थे कि गांव के लोग सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, घोंगा चुनने वालों, मछली मारने वालों पढ़ना लिखना सीखो। तो उनका जीवन भर, उनका जीवन पूरा ऐसा ही रहा है। आज उनके जन्मदिन पर हम लोगों ने इसी समाज के लोगों को अपने बीच खुशी में शामिल किया है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और पूरे गांव के लोग प्रार्थना करते हैं कि उनकी सेहत लंबी हो। जी हाँ, लालू यादव का जन्मदिन है। स्वाभाविक तौर पे आम और अमाम लोग उनके जन्मदिन में शिरकत करेंगे। ये परंपरा नहीं रही है। लोगों के जेहन में एक लालू यादव के जन्मदिन को लेकर प्यार रहा है और उसी प्यार को दर्शाने के लिए आपने देखा कि महुआ से किस तरीके से पैदल चलते हुए उनके समर्थक, उनको टिकट नहीं चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन एक लालू के प्रति आस्था है। चलिए, आज बिहार और झारखंड में सभी जगहों पे पेट्रोल पंप पर कांग्रेस ने हल्ला बोला है कि किस तरीके से 100 पार एक पेट्रोल की कीमत हो गई है, डीजल की कीमत आसमान छू रही है। इसको लेकर पूरे बिहार और झारखंड में अलग अलग हिस्सों से लगातार खबरें आ रही हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं, धरना दिए और केंद्र की सरकार की आलोचना की कि देखिए किस तरीके से वर्ल्ड मार्केट में तेल की कीमत लगातार गिर रही है, फिर भी यहाँ पे लोग कीमत बढ़ाए जा रहे हैं। जरा सुनिए इस मौके पर कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो पेट्रोल और डीजल का दाम है उस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन यह सरकार अपने फायदों के लिए या चंद अमीर घरानों के फायदा के लिए सभी जनताओं को लूट रही है और इंस्टॉलमेंट उसे मरने का व्यवस्था कर रही है। देश में आज जो जिस परिस्थिति में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है, 100 रुपया से अधिक जो है पेट्रोल की कीमत हो गई है और उसी के आसपास में 90 से ऊपर जो है डीजल की कीमत हो गई है। ऐसा क्या है, आप लोगों ने आज तक अपने जीवन में देखा होगा क्या कि पेट्रोल और डीजल के मूल्य में इतने कम का अंतर आज तक पड़ा? आप लोग तो इतना दिल से पत्रकारिता जगत से आते हैं, बताइए इस तरह से कहीं शासन चलता है? आप एक तरफ किसानों को जो है 6 महीना से बैठा करके दिल्ली में जो है वो लोग मर रहे हैं, कितना लोग मर गए, आज तक उनको आप देखने नहीं गए, पूछने नहीं कि दूसरे तरफ वो दूसरा मार कि आप डीजल का इतना कीमत बढ़ा दिए महाराज। डीजल का कीमत 100 रुपया छूने जा रहा है, पेट्रोल का कीमत 100 रुपया पर से पार कर रहा है। रसोई गैस की दाम बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ रही है। कहीं ना कहीं हम सब ये इस महामारी से गुजर रहे हैं, 2 साल कोरोना काल से गुजर रहे हैं और इस बीच इतना महंगाई बढ़ रही है तो हम लोग पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन तेल, ये सभी के कीमतों में जो अप्रत्याशा वृद्धि हुई है और पेट्रोल और डीजल में प्रतिदिन जो उसके मूल्य में वृद्धि हो रहा है और उसके कारण कमरतोड़ महंगाई हो गया है, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी आज ये प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रही है कि बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम को कम किया जाए, कमरतोड़ महंगाई को कम किया जाए और जो रसोई गैस पर जो सब्सिडी को समाप्त किया गया है उसको। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पेट्रोल और डीजल महंगाई को लेकर राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। अब हम असली दूसरी खबर पे आते हैं, मौत पर मगजमारी। जी हाँ, कोरोना के मौत को लेकर के आंकड़ों के लेकर लगातार सरकार घिरती जा रही है। कल तक जो मौत की सूची थी उसमें 5000 से अधिक और सूची में नए लोग, ऐसे लोग जो जिनका इलाज के दौरान मौत हुई है, उनकी सूची को जोड़ा गया है। आज हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट में जो सरकार हलफनामा दायर की थी उसमें और आज जो बहस के दौरान उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें एक बड़ा फर्क दिखा है और हाई कोर्ट को भरोसा दिलाई है सरकार कि हम इस मामले में जो भी दोषी हैं अधिकारी, कोरोना से मौत के मामले में आंकड़ों को लेकर जो खेल हुआ है, छुपाने की जो कोशिश हुई है, उसमें जो भी अधिकारी शामिल होंगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे और कल फिर इसी मामले पर सुनवाई है। लेकिन सवाल ये उठता है
कि आखिर मौत से मगजमारी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है सरकार को, क्यों ये आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, जबकि हकीकत यही है कि बिहार का कौन सा ऐसा गांव नहीं है जहां कोरोना से लोगों की मौत नहीं हुई है। भले ही वो सूची सरकार का 5,000 से 9,000 तक पहुंच गया हो, 10,000 के करीब पहुंच गया हो, लेकिन ये सूची अगर तहकीकात की जाए तो ये लाखों में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए अब हम जरा इस पर मंगल पांडे जी क्या कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री, जरा सुन लेते हैं, फिर हम दूसरी खबर पर चलेंगे। यह काम सभी के सुझाव पर किया गया। पिछले 15-20 दिनों में सभी जिला प्रशासन के लोगों ने, जिलाधिकारी ने इसकी मॉनिटरिंग की और रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजा। जो रिपोर्ट तैयार किया गया फिर उसको इकट्ठा एक जगह किया गया, सभी जिलों के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा गया और समाज के सामने, राज्य के सामने, सभी के सामने वो आंकड़े कल हमारे विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए। बताया गया कि क्या वास्तव में स्थिति है और हम लोगों ने आगे बढ़ के, सरकार ने आगे बढ़ के इस विषय को निकाला और लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम किया है। जी हाँ, ये है पता नहीं ये सिलसिला कब थमता है, लेकिन जरा मौत की अगर हम बात करें कोरोना से तो ये सिलसिला जारी है। आज भी कुछ ऐसी मौतें हुई हैं कोरोना के वजह से जिन्हें याद करके हमें लगता है कि कह सकते हैं कि अभी भी कोरोना के मरीजों की संख्या या संक्रमित मरीजों की संख्या में भले ही कमी आई हो, लेकिन मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। मधुबनी के डॉक्टर दंपति की मौत हो गई है और वो मौत एम्स जैसे अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। मधुबनी के ये दंपति डॉक्टर काफ़ी चर्चित डॉक्टर रहे हैं, काफ़ी ख्याति प्राप्त रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं, और वहीं आरा के एक युवा कारोबारी की भी मौत हो गई है कोरोना से। अभी तक बिहार की अगर हम बात करें तो 20 से अधिक मौत की खबरें आ चुकी हैं। आज 24 घंटे के अंदर में अगर हम बात करें तो लगातार ये जो मौत का सिलसिला है कोरोना से वो थम नहीं रहा है। कहीं न कहीं संख्या में भले जो कमी आई हो, एक समय था कि जब 140-50 से मौत हो रही थी, तो आज भी 30 से 40 के बीच में मौत हो रही है, जबकि मरीजों की संख्या 1000 से भी नीचे आ गया है। तो हमें लगता है कि कोरोना में को लेकर अब नए तरीके से समझने की जरूरत है, कि सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसी परिस्थिति में जब सब कुछ सामान्य की और समानता की और समान की ओर बढ़ने लगता है, उस दौरान अचानक क्या होता है ऐसा कि आदमी को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती है, कोरोना संक्रमित मरीज को, और फिर वो अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाता है। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे वैशाली बैंक लूट में पुलिस को कुछ खास लीड मिला है। मौसम की अगर बात करें तो अभी बिहार में येलो अलर्ट जारी है, कई जगहों से बारिश की खबरें आ रही हैं, मानसून ने दस्तक दे दी है बिहार में। उसके अलावा वज्रपात की भी खबरें आ रही हैं और मौत की भी खबरें आ रही हैं। कुछ सुकून देने वाली भी सकारात्मक खबरें हैं। सीतामढ़ी के आम विश्व बाजार में कैसे पहुंचा, ये सारी ऐसी खबरें हैं जिन खबरों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन और खुलासा, जी हाँ, हाजीपुर बैंक डकैती मामले में पुलिस को ऐसे महत्वपूर्ण लीड मिली है जिस लीड के सहारे पुलिस कई जगहों पे छापेमारी कर रही है। अगर आप गौर करिएगा तो पिछले एक सप्ताह के दौरान 10 दिनों के अंतराल में आप कह सकते हैं, लॉकडाउन के दौरान ही हाजीपुर, मनियारी और वैशाली तीनों का ट्रेंगुलर अगर आप देखिए तो तीनों आसपास ही, मतलब 70-80 किलोमीटर के रेंज में ये तीनों जगह पे हैं जहां बैंक लूटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में बैंक लुटेरे का पूरा हुलिया और चेहरा भी दिख रहा है। गौर से देखिएगा तो आप, जिस व्यक्ति ने ताजपुर में लूट को अंजाम दिया है वही व्यक्ति मनियारी लूटकांड में भी शामिल है, और वही गैंग आपको वैशाली में भी शामिल है, जो साक्ष्य दिख रहे हैं। एक बड़ी लीड
वैशाली पुलिस को मिली है और उसी लीड के आधार पर एसटीएफ और पटना पुलिस के साथ साथ बिहार के कई जिलों की पुलिस लगातार रेड कर रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बैंक डकैती है। 1 करोड़ 19 लाख रुपए की जो डकैती हुई है और इस डकैती के बाद कहीं न कहीं पूरा बिहार इस बैंक लुटेरे की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस प्रशासन पर नजर गड़ाई हुई है कि आखिर ऐसा कौन सा गैंग है जो पिछले 15 दिनों के दौरान लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और वो पुलिस से पकड़ से बाहर है। हमारे साथ पंकज जुड़ गए हैं हाजीपुर से। पंकज, 24 घंटे से अधिक समय हो गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण लीड हाजीपुर वैशाली पुलिस को मिला है। एक तो अपराधी का फिंगरप्रिंट मिल चुका है, अपराधी का हुलिया पब्लिक डोमेन में है, टीवी स्क्रीन से लेके सब जगह चल रहा है कि कौन लुटेरा कौन है। एक और लीड मिला है कि जो बैंक समस्तीपुर के ताजपुर में जिस गिरोह ने लूट को अंजाम दिया है वही मनियारी मुजफ्फरपुर में भी लूट को अंजाम दिया है और वही गैंग वैशाली में भी लूट को अंजाम दिया है। ये चीजें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साफ दिख रहा है। फिलहाल अभी तक वैशाली पुलिस कहां तक पहुंची है और क्या जानकारी है आपको इस लूट कांड को लेकर? देखिए, आज खुद तिरहुत रेंज के आईजी जिला में कैंप किए हुए हैं, अपने स्तर से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो पुलिस को हाथ लगी है, पुलिस कई लोगों को इस मामले में उठाया, जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उसे उठा करके पूछताछ कर रही है। जो जिस इलाके में जो इस लूट या अपराध में शामिल है उस तरह के व्यक्ति को उठा करके पूछताछ कर रही है। तो लगातार पुलिस दबिश बनाए हुए है कि किसी तरह इस मामले का उद्भेदन हो और जल्द उद्भेदन हो, क्योंकि रकम की बात है। अगर उद्भेदन में टाइम लगेगा तो रकम की रिकवरी में भी टाइम लगेगा। तो लगातार पुलिस टास्क फोर्स गठन करके छापामारी की जा रही है। टुकड़े टुकड़े में हर जगह के थाना अलग अलग तरीके से छापामारी की जा रही है। खास करके राघोपुर इलाके में, बिद्दुपुर इलाके में ज्यादा पुलिस दबिश बनाए हुए, क्योंकि उसी इलाके में इस तरह की घटना, लूट की घटना हुई थी। और जो अपराधी हैं, जिस तरह से अपराधी का हुलिया दिखाई दे रहा है, कोई हवाई चप्पल में है, कोई खुले पांव है, तो लगातार कहीं न कहीं शक की सुई गेरा इलाके पे ज्यादा पड़ रही है। तो गेरा इलाके में काफी पुलिस दबिश बनाए हुए है। इस मामले में कुछ लोगों को उठाया गया, जिससे गोपनीय जगह में पूछताछ की जा रही है, लेकिन दावा जल्द की जा रही है कि इस कांड का उद्भेदन किया जाएगा। पुलिस लगी हुई है। तो खुद तिरहुत रेंज के आईजी पहुंच करके यहाँ अपने स्तर से मॉनिटरिंग भी कर रही है और वैशाली एसपी भी अपने स्तर से मॉनिटरिंग भी कर रही है। तो लगातार इस पे पुलिस काम कर रही है और जल्द उद्भेदन की बात बता रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पंकज जुड़े थे वैशाली से, जो बता रहे थे कि महत्वपूर्ण लीड मिली है और जो इंफॉर्मेशन जहां से लीक हुआ है, उस जिस व्यक्ति ने, जिस गैंग के सरगना के साथ जिनकी बातचीत हुई है, उस सरगना के लीड देने वाले व्यक्ति तक पुलिस पहुंच गई है। चलिए, मेघा आई रे। जी हाँ, इस बार बिहार में मानसून पहले 2 दिन पहले मानसून ने दस्तक दे दी है और पूर्णिया के रास्ते, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की वजह से पूर्णिया के रास्ते से मानसून प्रवेश कर गई है। और जो खबरें आ रही हैं कि इसको लेकर कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया कि कहीं वज्रपात, मतलब ठनका गिर सकता है, तेज बारिश हो सकती है। ठनका गिरने से फतुहा, पटना में कई लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। पूर्णिया में भी बारिश की खबरें आ रही हैं, मधुबनी से भी बारिश की खबरें आ रही हैं। मतलब नेपाल से सटे हुए जिलों में बारिश शुरू हो गई है। ये अर्लियर मानसून बारिश है या फिर मानसून की बारिश है, ये जानने के लिए हम अपने पूर्णिया संवाददाता के पास भी चलेंगे। फिर पटना सिटी रिपोर्टर से भी हम बात करेंगे कि आखिर कैसे। रवि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्णिया से। रवि जी, पूर्णिया के रास्ते मानसून को बिहार में प्रवेश करेगी। फिलहाल पूर्णिया और आसपास के इलाके में किस तरीके का मौसम है? लगभग 1-2 बजे से लगातार आसमान में बादल उमड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी संभावना लग रही थी कि बारिश होगी, लेकिन फिर एकाएक जो है धूप खिल गई। लेकिन अब फिर से एक बार आसमान में बादल छा रहे हैं, तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2 से 3 घंटे में हो सकता है पूर्णिया में बारिश हो। लेकिन जहां तक बात है पूर्णिया में मानसून इन करने की, तो पूर्णिया के मौसम विभाग के अधिकारियों से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि लगभग 12 से 1 बजे कल दोपहर तक इन करने की संभावना है। हालांकि ऐसा जो मौसम
देखने से लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2-4 घंटे के बाद बारिश होगी, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि 12 से 1 बजे तक पूरी तरह से जो मानसून इन करने की बात कही जा रही है वो इन कर जाएगी। येलो अलर्ट ऑलरेडी जारी किया जा चुका है, लेकिन मौसम का जो मिजाज है वो ये जरूर कह रहा है कि हो सकता है 2-3 घंटे में बारिश हो जी। चलिए, मतलब 12 से 1 रात में मानसून के प्रवेश करने की सूचना है। अधिकारी बता रहे हैं कि हमारा वेट कर रहे हैं, लेकिन जो मौसम का मिजाज है वो ये कह रहा है कि रात में हो सकता है कि बारिश हो, क्योंकि आसमान में मेघ जो है काले बादल धीरे धीरे छाने लगे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्णिया से रवि जी जुड़े हुए थे। और अब ठनका मतलब वज्रपात से फतुहा में मौत की खबरें आ रही हैं। आप एक्सक्लूसिव तस्वीर भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना घटी है। कई लोगों की मरने की खबर है। हम अपने संवाददाता से जानना परमानंद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। 4 लोगों की मरने की खबर आ रही है कि 4 लोगों की मरने की खबर है और कई लोग घायल हुए हैं। जबकि लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा था प्रशासन की तरफ से कि फिलहाल अभी खेत में ना जाए, लेकिन खेत के आसपास ये लोग एक ही जगह इकट्ठा थे जिस दौरान ठनका गिरा है और ठनका गिरने से कई लोगों की 4 लोगों की मौत की खबरें हैं। चलिए, अब हम दूसरी खबर की तरफ चलेंगे और वो खबर भी इसी तरीके का देखिए। एक और चीज़ है कि मानसून आने से पहले साइबेरियन बर्ड्स आ जाते हैं अपने यहाँ, और ये साइबेरियन बर्ड्स जो आप देख रहे हैं वो दानापुर सैनिक छावनी में ये बर्ड्स रहते हैं। तो बर्ड्स भी आ गए हैं। तो साइबेरियन बर्ड्स का मतलब है कि अब मानसून पहुंचने वाली है, दस्तक देने वाली है। मतलब इसके बिहार पहुंचने के साथ ही 72 घंटे के अंदर में बारिश शुरू हो जाती है, ऐसी संभावनाएं जताई जाती है। तो साइबेरियन बर्ड्स भी आ गई हैं। मधुबनी सहित कई जिलों से बारिश की भी खबरें आ रही हैं। वज्रपात को लेकर जो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था, वज्रपात की भी खबरें आ रही हैं। तो आज देर रात तक मानसून की बारिश शुरू हो जाए, जो मौसम विभाग का जो फोरकास्ट है, तो आज देर रात तक बारिश पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। चलिए, अब ये आम खास है। कभी कभी कह सकते हैं कोई आपदा अवसर प्रदान कर देता है। ठीक इसी तरीके से सीतामढ़ी के कुछ लोगों ने मिलकर आम के अपने फसल को सोशल साइट पे डालकर मार्केटिंग की शुरुआत की, और देश और दुनिया में बिहार और बिहार के बाहर के रहने वाले लोग उनके इस आइडिया को इतना पसंद किया और यह आम की वैरायटी को इतना ज़्यादा लोकप्रियता मिली कि आज लगातार आम विदेश भेजा जा रहा है। ये किसान, जिस तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किसान है और किसान के साथ साथ प्रोग्रेसिव किसान है। इन्हें मार्केटिंग का आइडिया मिला और आइडिया मिलते ही इन्होंने मिथिलांचल में आम की अगर हम बात करें तो ये इस आम की भी सीतामढ़ी भी एक कह सकते हैं कि आम का इलाका माना जाता है। जरा सुनिए इस किसान के का क्या कहना है और कैसे ये अपने आम को विश्व के बाजार में खड़े करने में कामयाब हुआ। जरा आप भी सुनिए इस किसान की बात। आम का जब हम एग्रीकल्चर पूरा कंप्लीट करके तो 91 में आए, तो यहाँ देखे कि लोग किसान धान और गेहूं के खेती में उलझे हुए हैं, और धान गेहूं के खेती में उस तरह से रिटर्न नहीं आता है जितना कि उसमें लागत होता है, और लेबर कॉस्ट भी उसमें ज्यादा बढ़ जा रहा था। तो हमने जो है सो कैश क्रॉप के लिए आम का पौधा लगाया। शुरू में तो आम में इंटरक्रॉपिंग के तौर पर दूसरा फसल भी हम लेते रहे, तो धीरे धीरे मेरा आम विकास करता गया, और आज जो है जो ये गाछ सब इतना घना हो गया है, तब इंटरक्रॉपिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी भी जो इलाका है जहाँ जहाँ खुला हुआ है वहाँ पर हम लोग इंटरक्रॉपिंग लेते हैं, और ये आम का फसल है, ये कैश क्रॉप है। थोड़ा दिन अगर ध्यान किसान दे दे तो इसमें बहुत अच्छे इनकम। चलिए, ये इनका आम विदेश तक जाता है और इनकी इन्होंने पहचान एक बना ली है सीतामढ़ी के इलाके में, मिथिलांचल में। चलिए, तेज प्रताप इन दिनों बड़ी तेज चल रहे हैं। अलग अंदाज में, कभी आपको दरभंगा में मिल जाएंगे, कभी अपने कंस्टिट्यूएंसी में मिल जाएंगे, कभी पटना के किसी दफ्तर में आपको मिल जाएंगे, कभी किसी अस्पताल में आपको ये निरीक्षण करने पहुंच जाएंगे।
आज ये माझी के आवास पे पहुंच गए और जैसे ही ये खबरें आई कि माझी से मिलने के लिए तेज प्रताप पहुंचे हैं, सियासी गलियारों में भूचाल आ गया, क्योंकि माझी पिछले कई दिनों से इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो बयान जब कभी भी माझी के इस तरह का बयान दिए हैं तो कुछ न कुछ बदलाव के संकेत रहते हैं। हालांकि न वो परिस्थिति है और न वो अवसर है कि माझी कुछ विशेष तौर पे हमें लगता है कि सरकार पर दबाव बना पाए। बहुत मुश्किल है इस तरह का दबाव बनाना, इसलिए माझी लगातार कभी बीजेपी पर हमला करते हैं, अभी लगातार बीजेपी पर वो हमला कर रहे हैं, नीतीश के साथ ढाल बनकर खड़े हैं, लेकिन बीच बीच में नीतीश कुमार को भी वो फिरकी लेते रहते हैं। उनका अपना अंदाज है, राजनीतिक अंदाज है, वो समझते हैं कि जब तक अपनी उपयोगिता नहीं बनाए रखेंगे, जो सत्ता में हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी उन्हें नहीं मिलेगी। चला सुनिए इस मुलाकात के बाद जीतन राम माझी क्या कहते हैं। इधर से लगातार गुजर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि अंकल पहले नहीं मिले, लगातार हम मिलने का भी काम करते हैं, उनका मार्गदर्शन हम लेने का भी काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो अपना ऐसे ही जो पारिवारिक जो संबंध है अपना, उसी को हम आज सोचे कि बहुत दिन हो गया कोरोना काल के बाद, जब इतना दिन के बाद लॉकडाउन खुला तब आकर के सोचे कि एक बार मुलाकात कर लेते हैं बस। और कोई कहने को तो बहुत लोग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, भाई भी पार्टी में अलग अलग होते हैं, भाई भी अलग होते हैं, माता और बेटा भी नीचे वैसे परिस्थिति तेज प्रताप अगर हमारे पास आए हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई राजनीतिक नहीं। चलिए, कोई राजनीतिक मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तौर पर पारिवारिक मुलाकात है, लेकिन कभी कभी यही मुलाकात एक बहाना बन जाता है। चलिए, इस खास बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। कल ठीक हमारी आपकी इसी समय मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।